नमस्कार दोस्तों, आप तमाम वीडियो देखने वाले को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज मैं भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ चैप्टर आपको डिटेल में बताऊंगा और आप इसको भली भांति देखिएगा कि किस तरह से यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आए। इसके बारे में हम आपको अच्छे से क्रमबद्ध तरीक़ों से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह यूरोप है। यूरोप से व्यापारी लोग किस तरह से आएंगे? इधर तो अटलांटिक महासागर है, इधर से आने का रास्ता जो है वो स्थल मार्ग से होकर के, और ये सब रास्ता है स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए आ नहीं सकते थे, इसलिए कि यहाँ तुर्की अरब देश भारत में व्यापार कर रहे थे। वे लोग इन्हें आने नहीं देते, इसलिए वे करते तो क्या करते, इधर मिस्र से, अफ्रीका में मिस्र पड़ता है, वे लोग भारत में व्यापार कर रहे थे। यूरोप वासियों को ये लोग आने नहीं दे रहे थे, और ये यूरोप वासी और अरब देश के जितने भी कंट्री हैं उस सब से इनका जो है व्यापारिक संबंध ठीक नहीं था। तो इसीलिए यह प्रारंभ किए एक जल मार्ग खोजना कि किस तरह से जल मार्ग से जाया जाए, किस तरह से जल मार्ग से जाया जाए। तो जब जल मार्ग का जब खोज हुआ उसके बाद ही वे लोग चुपके से भारत में प्रवेश करने लगे। उसके बाद जब यह भारत में प्रवेश कर गए तो यह दूरी बहुत अधिक होती थी। दूरी अधिक होने के कारण यह यहाँ तक दूरी तय करने में ज़्यादा समय भी लगता था। उसके बाद अंग्रेज़ लोग सोचे कि क्यों ना हम दूरी कम करने का प्रयास करें। तो मैप में विश्व का नक्शा देखें तो यहाँ पर भूमध्य सागर था, यहाँ पर लाल सागर से हो कर के एक रास्ता जाती थी, लेकिन बीच में मिस्र पड़ता था और इधर मिस्र पड़ता था और इधर इजराइल पड़ता था। दोनों के बीच में एक भूमि का जुड़ाव था, है ना, जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। तो इस जुड़ाव को ख़त्म करके, काट करके एक नहर का निर्माण किया गया 1869। इस नहर का नाम था सुएज नहर। सुएज नहर, सुएज नहर, सुएज नहर। अब आपको बता दें कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये आप एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि सुएज नहर किस दो जल क्षेत्र को जोड़ती है, तो हो जाएगा सुएज नहर। और पूछेगा कि कौन सा दो स्थल क्षेत्र को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा एशिया और अफ्रीका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब आपको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं कि क्या है। देखिएगा, ये मेरा नोट है, इसको नोट तैयार किए हैं बहुत अच्छे से, आपको अब समझ में आएगा, समझाने का हम प्रयास करेंगे। आपको अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो, अन्यथा इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।
आपकी मर्जी। अब आपको हम बता दें कि भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हो गया कब से, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। 15वीं शताब्दी, यहाँ पर दिया हुआ है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय लोगों का आगमन यहाँ पर हो गया था। उत्तरार्ध कहने का मतलब कि 15वीं शताब्दी खत्म हो रहा था। 15वीं शताब्दी हम कहते हैं 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 के बीच को 15वीं शताब्दी बोलेंगे। 16वीं शताब्दी 1500 से 1600 के बीच की अवधि को हम 16वीं 1500 से 1600 के बीच की अवधि को 16वीं और 1400 से 1500 के बीच की अवधि को 15वीं शताब्दी बोलेंगे। उत्तरार्ध में आना प्रारंभ हो गया था। अब आपको हम बता दें कि आगमन प्राचीन काल से हो रहा था। यहाँ पर जो आगमन है वह प्राचीन काल से हो रहा था, लेकिन आधुनिक युग में, आधुनिक भारत में हम इसको हम पढ़ेंगे तो यह व्यापार जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही स्टार्ट, व्यापार करना या व्यापारियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही होने लगा था। यहाँ आते क्यों थे, इसका एक सवाल बनता है। तो व्यापारिक संपदा यहाँ पर बहुत थी, अधिक होने के कारण यहाँ पर वे आकर्षित होते थे। क्या होते थे? आकर्षित होते थे। अब आपको हम बता दें कि भौगोलिक खोज ने विभिन्न देशों में आपसी संबंध स्थापित किया। उसके बाद हुआ क्या, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक भौगोलिक खोज हुई। भौगोलिक खोज का मतलब हुआ कि एक जल मार्ग की खोज हुई। जल मार्ग की खोज होने के बाद विभिन्न देशों में आपसी संबंध या संपर्क स्थापित होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि सबसे प्रथम यात्री जो था, एक यूरोपीय यात्री की बात करें तो यूरोपीय यात्री की बात करें तो सबसे प्रथम यूरोपीय यात्री में आता है कोलंबस। कोलंबस स्पेन से अमेरिका पहुंचा। कोलंबस तो सबसे पहले इंडिया के खोज में ही निकला था, इंडिया के खोज में ही निकला था। लेकिन जब इंडिया को खोज में निकला तो वह जाने का पूर्व चल गया पश्चिम दिशा में। तो आप देखिएगा कि इधर पूर्व दिशा में आता, जब पूर्व दिशा में आता, इधर पूर्व होता था, पूर्व दिशा में अगर आता और चला गया तो वो पश्चिम। तो पूर्व में आता तो इसको ईस्ट बोलते, और इसको हम वेस्ट बोलते हैं, है ना। पश्चिम को हम वेस्ट बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं। तो ईस्ट इंडिया इधर हो जाता, हम लोगों का इंडिया जो है ना, ये जो है इंडिया हम लोगों का हो जाता ईस्ट इंडिया, ऐसे कर ये ईस्ट इंडिया हो जाता। इधर जो है वेस्ट इंडिया हो जाएगा। आप लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में, बहुत सारा ग्रुप ऑफ कंट्री को ही वेस्ट इंडीज बोला जाता है। एक कंट्री नहीं है, उसमें क्यूबा है, उसमें जमैका है, उसमें ब्रह्माश है, ये सब बहुत सारा देश जो लैटिन अमेरिका में आते हैं, और सब में से कुछ देश मिला करके वेस्ट इंडीज एक मतलब ग्रुप ऑफ कंट्री बना, जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। अब आगे आपको हम बता दें कि तो कोलंबस स्पेन से अमेरिका पहुंचा और अमेरिका की खोज हो गई। अब आपको हम बता दें कि आगे चल करके बार्थोलोमेव डियाज,
ये याद रखिएगा, बार्थोलोमेओ डियाज। अफ्रीका का अंतिम किनारा आशा अंतरिक्ष, जिसको होप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, होप ऑफ गुड होप, देखिएगा आशा अंतरिक्ष, होप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, वहाँ पहुँचा। कब पहुँचा? बार्थोलोमेओ डिगास 1487 आशा अंतरिक्ष द्वीप पर पहुँचा, जिसको होप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, जो 1487 ईस्वी में यह वहाँ पर पहुँचा था। अब आपको हम बता दें कि उसका आशा अंतरिक्ष का एक और नाम है तूफानी अंतरिक्ष। इसलिए उसका तूफानी अंतरिक्ष नाम है कि एक वहाँ पर जलधारा चलती है, और वहाँ पर जाने के बाद उस जलधारा चलती है, वह जलधारा है इंडिया की तरफ, उसका रुख इंडिया की तरफ ऐसे। जब इस जलधारा में नाव आएगी तो यह नाव जो है इतने स्पीड में चलने लगती है और वह कम समय में ही अपना दूरी तय कर लेती है, इस धारा के बहाव के कारण। अब आपको हम बोल दें, आगे बता दें कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट, उस पर वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा। भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज हुई उसी समय। ये भारत का जो नए समुद्री मार्ग है उसका खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया है। वास्को डी गामा द्वारा किया जाने के बाद ये नया मार्ग जो है केप ऑफ गुड होप, इसी के माध्यम से, इसी मार्ग से यह यहाँ पर आया था। वह जो रूट बन गया था एक केप ऑफ गुड होप, जब यहाँ वह आया तो एक मार्ग का निर्माण हो गया। आपको हम बता दें कि बार्थोलोमेओ डियाज वो तो आशा अंतरिक्ष तक ही है ना, आशा अंतरिक्ष तक ही अपना मार्ग जो है यूरोप से आशा अंतरिक्ष तक खोज निकाला था और वहाँ पर रहने लगा था यूरोप में। देखिएगा कि यूरोप में अफ्रीका में है ना, दक्षिणी अफ्रीका में देखिएगा, दक्षिणी अफ्रीका सबसे नीचे है। अफ्रीका का जो भाग है देखिएगा कि अफ्रीका का जो भाग है हमारा वह सबसे नीचे है। देखिए यहाँ है आशा अंतरिक्ष, यहाँ पर है आशा अंतरिक्ष, यहाँ से आकर के यहाँ तक ही बार्थोलोमेओ डियाज आए। उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए इंडिया आया। तो यही है केप ऑफ गुड होप मार्ग, यूरोप से लेकर के केप ऑफ गुड होप मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब आपको आगे हम बता दें आपको कि ये है नया मार्ग खोज लिया। अब इसको मार्ग खोजने के बाद जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहाँ पर जेमोरिन राजा थे। वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जेमोरिन। उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको अधिकार दिया भारत से व्यापार करने का, कि भारत में आकर के आप व्यापार कर सकते हैं, यह अधिकार दिया। अब यह अरबवासी इस निर्णय से खफा हो गए, इस निर्णय को पसंद नहीं किए
जेमोरिन राजा जो थे, यह यूरोपीय देश के जो व्यक्ति थे वास्को डी गामा, उनको यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दिया, तो इससे अरबवासी खुश नहीं थे। अरब व्यापारी जो पहले से यहाँ व्यापार कर रहे थे वह खुश नहीं थे, उसको पसंद नहीं किए, इस निर्णय को पसंद नहीं कर पाए। अब आपको हम बता दें आगे कि भारत में आगमन हुआ सबसे पहले पुर्तगालियों का। भारत में आगमन सबसे पहले किसका हुआ? तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली सबसे पहले आए। उसमें आप जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए। आधुनिक युग में प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली ही थे, जो वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। अभी हम आपको बताए हैं, यूरोपीय कहिए या पुर्तगाली कहिए, प्रथम यूरोपीय और प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा ही थे। अब पुर्तगाली पहले आए 1498 में, 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर उनका जो जहाज़ था आकर के रुका। उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीस, अंत में स्वीडिश यहाँ पर आए। स्वीडिश आए। अंग्रेज 1600 में व्यक्ति हैं, अंग्रेज व्यक्ति। डच व्यक्ति 1602 में, डेनिश व्यक्ति 1616 में, फ्रांसीस व्यक्ति 1664 में और स्वीडिश व्यक्ति 1731 में यहाँ पर आए। ये सब आपको पता हो। यह व्यक्ति के आने का क्रम है। इसका एक ट्रिक था, पुत्र अडा अडा, डैड फंसा, याद रखिएगा, पुत्र अडा डैड फंसा। ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, एक सेट बनवा रहे थे तो यहाँ भी हम आपको बता दिए कि ये जो है कंपनी के व्यक्तियों का आगमन। जब अधिकार पत्र दिया गया उस समय कंपनियों के व्यक्तियों का आगमन होना प्रारंभ हो गया। अब आपको हम बता दें कि कंपनी यहाँ पर कारखाना स्थापित की, जिसको हम कोठी के नाम से जानते हैं। कारखाना स्थापित की तो उस समय सबसे पहले कौन कारखाना स्थापित किया? तो आया पुर्तगाली 1498 में, 1600 में। तो 100 साल तक कारखाना स्थापित नहीं करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कारखाना पुर्तगाली ही स्थापित की। उसके बाद आपको बता दें कि पुर्तगाली, उसके बाद सबसे पहले डच जो है वह कारखाना स्थापित कर लिए। कारखाना 1605 में कारखाना स्थापित किए। पुर्तगाली 1503 में कारखाना स्थापित किए। उसके बाद अंग्रेज कारखाना स्थापित किए 1611 में। पुर्तगाली केरल कोचीन में अपना कारखाना स्थापित किए, लेकिन अंग्रेज और डच वह मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ अपना कारखाना स्थापित किए। उसके बाद डेनिश की बारी आती है, तो डेनिश ट्रावनकोर, तंजौर, तमिलनाडु में अपना कारखाना स्थापित किए। आए 1616 में, स्थापित किए कारखाना 1620 में। उसके बाद फ्रांसीस 1664 में आए और 4 साल बाद अपना कारखाना स्थापित किए सूरत में, गुजरात। सूरत गुजरात में पड़ता है। उसके बाद स्वीडिश आए
उन्होंने सबसे अंत में अपना कारखाना स्थापित किया और सबसे अंत में वो आए 1731 में वो आए थे। आपको व्यक्तियों का कर्म और कंपनी के कोठी का कारखाना का गठन दोनों अलग अलग बारीकी से आपको हम बता दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम चलें तो आपको हम बता दें कि उसके बाद पोप अलेक्जेंडर षष्ठ, आपको हम बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पर आए तो किस तरह से आए। अब पुर्तगाली के बारे में हम पढ़ेंगे कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठ मतलब कि वहाँ के पोप हुआ करते थे अलेक्जेंडर षष्ठ। आपको हम बता दें कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठ एक अधिकार पत्र, जिसको हम परमिट के नाम से जानते हैं, परमिट जारी किए कि पुर्तगाल के जितने भी व्यक्ति हैं व्यापार अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। एक समझिए कि इस टाइम का पासपोर्ट, समझिए कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद वीज़ा की ज़रूरत होती है, तो वो तैयार किए, वीज़ा तैयार किए, अधिकार पत्र तैयार किए कि आप पूर्वी देशों में जा कर के व्यापार कर सकते हैं। उनका अधिकार दिया गया, पूर्वी देशों में जा कर के आप अधिकार कर सकते हैं, यह अधिकार दिया गया। उसके बाद सर्वप्रथम यहाँ पर पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय, आपको हम पहले बता चुके हैं, प्रथम पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली यात्री और उनको यूरोपीय भी कह सकते हैं, इसलिए कि पुर्तगाल यूरोप में ही पड़ता है। वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा करके जब वहाँ से चलें पुर्तगाल से यूरोप से, तो 90 दिन लगा उनको आने में। यात्रा करके वह कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। इनकी सहायता के लिए अब्दुल मलिक, इनकी सहायता के लिए अब्दुल मलिक गुजराती पथ प्रदर्शक मतलब कि रास्ता दिखाने वाला इनके साथ था, जो इनको रास्ता दिखाया था, और 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर वे आ गए। अब आपको हम बता दें, आगे बताते हैं कि यूरोप और भारत के मध्य व्यापार का एक नया युग शुरू हो गया, उसका शुभ आरंभ हो गया इसी समय से। और इसमें जब 90 दिन की यात्रा करके आए यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ सामान खरीदें। जब वह कालीकट के बंदरगाह पर आए, 90 दिन यात्रा करके अपना व्यापार प्रारंभ किए, उसके बाद उनका कमाई खर्च काट कर 60 गुना हुआ। वास्को डी गामा का जो कमाई हुआ यहाँ आने के बाद वह 60 गुना हो गया। इससे आश्चर्यचकित होकर के पुर्तगाली लोग भारत में आने का क्रम जारी कर दिए। वह एकाएक करके भारत की ओर आने लगे व्यापार करने के लिए। यह वहाँ के लोग देखे कि इनको 60 गुना कमाई हुआ, हो सकता है कि भारत में कुछ है ज़रूर, हमें भी जाना चाहिए। तो यूरोपीय लोग जब आए तो आशा अंतरिप मार्ग से ही आए, जिसमें पुर्तगाली सर्वप्रथम थे। जितने भी पुर्तगाली हैं वो सब प्रारंभ में। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो अरब प्लस बेसिन के व्यापारियों का प्रभाव खत्म करना,
अरब के व्यापारी जो यहाँ व्यापार कर रहे थे और बेसिन के जो व्यापारी सब जो थे वो व्यापार कर रहे थे, उनका प्रभाव खत्म करने के लिए वह यहाँ पर आए। अब आपको आगे बता दें कि यहाँ पर सब उनका तो प्रभाव खत्म करने के लिए आए ही, और साथ साथ एक और बात इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि वह ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी यहाँ आए थे कि जब धर्म बढ़ेगा हमारे लोग होंगे तो व्यापार करने में भी सुविधा होगी। तो यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए और अरबवासी और बेसिन के जितने भी व्यापारी यहाँ पर पहले से व्यापार करते थे, उनके तो सबसे पहले 1498 में, लेकिन 1503 में इनका पहला कोठी स्थापित हुआ। 1503 में। दुर्ग जो चारों तरफ से घेर दिया जाता है वो दुर्ग हो गया, बीच में स्टोर रूम हुआ, यही दुर्ग होता है, किला एक प्रकार का। इनका अधिकार जो था किन चीज़ों के व्यापार पर था, तो अधिकतर जो था काली मिर्च का व्यापार करते थे और मसाला का। काली मिर्च का व्यापार इसलिए करते थे कि उनके देशों में मीट लोग अधिक खाते थे, फसल वहाँ पर कम होता है, वहाँ पर प्रदेश जो है। तो आगे हम आपको बता दें कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला दुर्ग बनाया गया। पहला दुर्ग बनाया गया पुर्तगालियों द्वारा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1498 में 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया। जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया, उसके बाद उन्होंने व्यापार किया। उसके बाद जाकर के जब यहाँ पर दूसरा पुर्तगाली, देखिएगा कि दूसरा पुर्तगाली जो थे पेड्रा अल्वारेज केब्राल आए, तब जाकर के यहाँ पर एक कोठी बना। जिसको कोठी बना उसमें एक दुर्ग भी बना। दुर्ग मतलब कि किलाबंदी करना। दुर्ग जो होता था वो किलाबंदी करना। कोठी जिसको कारखाना के नाम से भी, फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो स्टोर रूम हुआ करता था, एक स्टोर रूम हुआ करता था, ना कि उसमें कोई कल पुर्जा रहता था। केवल व्यापारिक सामान, व्यापार करने के बाद जो सामान प्राप्त होते थे, जो वस्तु प्राप्त होते थे, व्यापारिक वस्तु, उसमें रखा जाता था स्टोर करके। अब आगे आपको हम बता दें तो इनका अधिकार सबसे ज़्यादा था काली मिर्च पर और मसाला पर। मसाला और काली मिर्च पर ज़्यादा जोर इसलिए दिए थे कि इनके देशों में जो है अधिकतर ठंड पड़ती है। जब वहाँ पर ठंड पड़ती है तो खाने के लिए अनाज कम उपज पाता है, तो यह शिकार पर डिपेंड रहते थे। जब यह शिकार पर डिपेंड रहते थे तो मांस को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। एक दिन एक शिकार किए और एक दिन खा गए, फिर दूसरा दिन शिकार किए, तो ऐसे में तो ठीक नहीं रहता था। रोज रोज शिकार करना पड़ता था इनको। तो इसके लिए कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे मांस सुरक्षित रह पाए। तो उसमें अगर काली मिर्च मिला देने के बाद यह 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सुरक्षित रह जाता था ठंडे प्रदेशों में, और इसको
फिर से वह अपने उपयोग में लाते थे। तो इसके लिए वह काली मिर्च का व्यापार अधिक प्रारंभ कर दिए पुर्तगाली लोग। अब आते हैं एकाधिकार इनका रहा काली मिर्च पर, उसके बाद मसाला का व्यापार पर। उसके बाद यहाँ पर सबसे प्रथम वायसराय हैं। प्रथम वायसराय यहाँ पर आए 1505 ईस्वी में, वायसराय के रूप में यहाँ पर आए। दूसरा व्यक्ति जो आपको हम बता चुके हैं, पेड्रा अल्वारेज कैब्राल। उसके बाद देखिएगा कि वायसराय के रूप में यहाँ पर आए। वायसराय के रूप में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, वह वायसराय बन के आए। पुर्तगाली वायसराय लिखा हुआ है इसका फ्रांसिस्को, यह नहीं समझिएगा कि फ्रांस के थे, यह थे पुर्तगाल के ही फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इनकी नीति एक ऐसी नीति थी, जब यह अल्मेडा आए तो वह पूरे हिंद महासागर में अपना अधिकार जमा लिए, अरब सागर में भी अपना अधिकार जमा लिए। हिंद महासागर में अधिकार, अरब सागर में भी एकाधिकार जमा लिया। और दूसरा कोई पुर्तगाली जो अधिकार पत्र प्राप्त किए हुए व्यक्ति के अलावा अगर कोई हिंद महासागर में व्यापार करता था, उस रास्ते से किसी दूसरे देश में जाया करता था, या वहाँ पर मछली पकड़ना हो या समुद्री क्रियाएं कुछ हो आने जाने का, तो वह एका अधिकार इनका था, तो वह टैक्स लेते थे। वह क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। इस नीति को नीले पानी का नीति कहा जाता है। इस नीति को नीले पानी का नीति कहा जाता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, शांत जल की नीति। इसको एक और नाम से जानते हैं, शांत जल की नीति। इसको ही इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखिएगा। शांत जल की नीति, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देगा। उसके बाद यह 1509 में तुर्की, मिस्र, गुजरात, मिस्र, तुर्की, गुजरात की सेना को हराया। मिस्र की सेना को भी, गुजरात की सेना को, सम्मिलित वह सेना थी, संयुक्त सेना, तीनों का संयुक्त सेना था, उसको पुर्तगाली लोग हरा दिए। और दीव जो गुजरात के बगल में पड़ता है, आप देखिएगा कि ये गुजरात है और यहाँ दीव, दीव जो है पर अधिकार कर लिया। और ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, वह भारत में 1509 ईस्वी तक रहे। उसके बाद 1509 ईस्वी तक रहने के बाद वह फिर से दूसरे यहाँ पर वायसराय आए। उनमें थे अल्फांसो द अल्बुकर्क, याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, 1500 में आए, उनका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बाद फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम वायसराय थे, और वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आए, नीले पानी की नीति लाएं, 1509 तक रहें। 1509 में फिर से एक वायसराय यहाँ पर गठित किया गया पुर्तगाली पोप द्वारा। उनका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, जो भारत में वास्तव में संस्थापना किए थे पुर्तगाली साम्राज्य का, वो थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। उन्होंने मुख्यालय का गठन किया, वो भी कोचीन में।
कोचीन, जो अभी के समय में केरल में पड़ता है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक काम ऐसा कर दिखाया, वो काम था गोवा पर अधिकार करना। उन्होंने गोवा पर अधिकार किया, और अधिकार किया कब? 1510 में। 9 में वह आए और 1510 में अपना अभियान चला दिया, और चलाने के बाद फिर से गोवा पर अधिकार किया। उनको सहायता करने में तिमैथा, नाम उनका क्या है? तिमैथा, हिंदू जो थे उनको उस्काया, प्रोत्साहित किया कि आप भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, आप कीजिए। तो सबसे पहले वह गोवा पर अधिकार किया, और गोवा पर अधिकार किया तो गोवा पर पहले शासन था किसका? तो वो थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे। बीजापुर पड़ता कहाँ है? तो महाराष्ट्र के दक्षिण में और कर्नाटक के उत्तर कुछ भाग लेकर के ये सब जो है बीजापुर पड़ता है। महाराष्ट्र के दक्षिण और कर्नाटक के उत्तर दोनों भाग ले करके बीजापुर पड़ता था। उसमें एक गोवा भी राज्य हुआ करता था उस समय, जो यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। उस पर अधिकार किसने किया? तो पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। बाद में इन्होंने ही बाद में मलक्का, जो दक्षिण एशिया में पड़ता है, मलक्का द्वीप, उस पर अधिकार कर लिया। इंडोनेशिया आप देखे होंगे, इंडोनेशिया के बगल में मलक्का पड़ता है। 1511 में उन्होंने अधिकार किया मलक्का पर। 1511 में मलक्का पर अधिकार किया, याद रखिएगा 1511। दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है। 1515 में फारस की खाड़ी, जो पश्चिम में, भारत के पश्चिमी भाग में पड़ता है, फारस की खाड़ी, फारस जो अरब सागर से लगता है, फारस की खाड़ी। और यह मलक्का जो है बंगाल की खाड़ी से लगता है, जो हिंद महासागर का भाग है, बंगाल की खाड़ी। अब यह फारस जो है स्थित, फारस की खाड़ी में जो स्थित है हरमुज, याद रखिएगा, हरमुज पर अधिकार किया 1515 में। किसने? अल्बुकर्क ने। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको हम बता दें कि अगला पॉइंट है कि अधिकार किस किस पर अल्बुकर्क ने किए हैं। अल्बुकर्क किस किस जगह पर अधिकार किया, अपना शासन स्थापित किया? तो दमन द्वीप एक हो जाएगा, दमन द्वीप, साल सेट और बशीन। साल सेट जो है एक द्वीप है, जो आप देखिएगा कि यह महाराष्ट्र के बगल में पड़ता है, और बशीन भी महाराष्ट्र के, गुजरात के बगल में ही। उसके बाद चोल साम्राज्य पर बंबई, हुगली, सेंट थामे द्वीप। हुगली जो है पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल। इस सब पर अधिकार किया अल्बुकर्क ने, और इन्हीं को हुई, इसीलिए इनको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपको आगे बता दें, इन्होंने एक और काम किया, वो था स्त्रियों से विवाह प्रारंभ किया। अपना जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपना अस्तित्व कायम करने के लिए भारत में उन्होंने स्त्रियों से, भारतीय स्त्रियों से विवाह करना प्रारंभ किया। जितने भी पुर्तगाली आते थे वे भारतीय स्त्रियों से विवाह करना
प्रारंभ कर दिए और अपने सेना में भारतीयों को भर्ती भी किए। अपने सेना में भारतीयों को भर्ती भी किए, इसलिए कि सेना अगर भारतीय होगा तो मरेगा भारतीय भी, काम मेरा होगा, साम्राज्य मेरा बढ़ेगा। ये भी एक नीति था अपना साम्राज्य बढ़ाने का। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई 1515 में। इनको गोवा में ही दफनाया गया। ये 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से ले लिए थे। उन पर यूसुफ आदिल शाह का अधिकार था, तो वो अधिकार अपने क्षेत्र में कर लिए, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिए। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनको दफनाया गया गोवा में ही। उसके बाद 1515 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा आए। याद रखिएगा, अल्बुकर्क के बाद कुन्हा आए। कर्क कुन्हा के याद रखिएगा। 1515 में नीनो डी कुन्हा आए। इन्होंने मुख्यालय अपना कोचीन में जो था कोचीन में पहले जो मुख्यालय था उसको स्थापित किया गोवा में 1530 में। 1515 में आए और 1530 में कोचीन में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यालय जो स्थापित करने वाले थे वह अल्बुकर्क थे, कोचीन में अपना मुख्यालय स्थापित किए थे। और नीनो डी कुन्हा अपना मुख्यालय तो कोचीन में 15 साल रखें, उसके बाद गोवा में 1530 में स्थापित कर दिए और उसको ही अपने पुर्तगाली साम्राज्य का औपचारिक राजधानी भी बना दी। औपचारिक राजधानी बनाने के बाद वहाँ पर वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे और एक बस्ती बनाई जिसमें लोग को, अपने पुर्तगाली लोग को रहने के लिए जगह दिए। वह एक बस्ती बनने लगा, अपना बस्ती का विस्तार करने लगे, शादी भारतीय स्त्री से करने लगे, सेना में सेना में भारतीयों को भर्ती करने लगे। इसी तरह से आगे इनका साम्राज्य बढ़ते गया और बस्ती सैंथोमी जो चेन्नई में है, हुगली जो बंगाल में है, उस पर अपना बस्ती स्थापित करने लगे, बस्ती बनाए। अब आपको आगे बता दें कि ये पूर्वी समुद्र में व्यापार का विस्तार किया। सबसे पहले अल्बुकर्क जो थे वह पश्चिमी समुद्र जैसे अरब सागर वगैरह में अपना विस्तार प्रारंभ किया और विस्तार भी किया, गोवा पर अधिकार किए, सब चीज़ किए। उसके बाद गोवा पर अधिकार अल्बुकर्क किए। उसके बाद उन्होंने हरमुज, उसके बाद मलक्का पर अधिकार किया, लेकिन पूर्वी समुद्र में इन्होंने अपना अधिकार नहीं किया था उस समय तक, मृत्यु के समय तक। उसके बाद जो है नीनो डी कुन्हा पूर्वी समुद्र में आए। ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना प्रवेश जमाने लगे। अब आगे आते हैं पूर्वी समुद्र में व्यापार का विस्तार इन्होंने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद दूसरे गवर्नर के रूप में आपको हम बता दें आए जोवाडी कैस्ट्रो, यह लिखा हुआ है कैस्ट्रो, याद रखिए कैस्ट्रो।
जोबा डी कैस्ट्रो गवर्नर बन करके आए। नैनो दी कुन्हा के बाद कैस्ट्रो आए, कर्क आए, पहले कर्क, कुन्हा, कैस्ट्रो, के उसके बाद सबसे पहले ए, ट्रिपल के, याद रखिएगा। ए से अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, उसके बाद अल्बुकर्क, उसके बाद नीनो डी कुन्हा, उसके बाद जीवा डी काटो आए वायसराय के रूप में यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किए। वायसराय बन करके आए 1800। इससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो थे जोबा डी कैस्ट्रो वह कोलंबो और मलक्का, है ना, पहले कोलंबो की में शासन किया करते थे, गवर्नर कोलंबो के गवर्नर थे। श्रीलंका में इनका शासन चलता था। श्रीलंका जो हिंद महासागर में ही है, वहाँ पर इनका शासन चलता था। मलक्का में कारखाना भी स्थापित किया था इससे पहले, कौन? जोबा डी कुन्हा। अब उसके बाद आपको हम बता दें, जब यह गवर्नर बन करके यहाँ पर आए तो इन्होंने एक काम किया, जो राजदूत और जासूस की नियुक्ति करते थे, वह भारतीय ही होते थे, जो पड़ोसी राज्यों में जाकर के अपना राजदूत का काम या जासूसी का काम करते थे। पड़ोसी राज्यों में जाकर के जासूसी का काम करने का जो जिम्मा था वह भारतीय के पास ही था, जिनको जोबा डी कास्ट्रो नियुक्त करते थे। आपको आगे बता दें, पुर्तगालियों का जो अब शक्ति है उसका विस्तार होगा। पुर्तगालियों का कार्य शक्ति के बारे में अब आपको हम बताएंगे। इनका काम इतना ही था कि ज़्यादातर पूछता नहीं है। जोबा डी कास्ट्रो का, है ना, उसके बाद राजदूत और जासूस को, भारतीय राजदूत और जासूस का नियुक्ति करते थे। अब उसके बाद आपको हम बता दें कि पुर्तगालियों का कार्य शक्ति कहाँ कहाँ उसका शक्ति का विस्तार हुआ था। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले प्रवेश 18वीं शताब्दी तक उनका व्यापार पर प्रभाव बना रहा। सबसे पहले अब आपको हम बता दें कि 18वीं शताब्दी तक उनका प्रभाव बना रहा, उसके बाद उनका प्रभाव खत्म होने लगा। 18वीं शताब्दी के बाद उनका प्रभाव खत्म होने लगा और अंग्रेज़ और डचों का प्रभाव यहाँ पर चरम पर हो गया और उनका प्रभाव खत्म होने लगा। आपको हम बता दें कि जब वह पतन की ओर जाने लगे उस समय उनका कारण क्या रहा होगा पतन। अब आपको हम बता दें कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था। पुर्तगालियों के पतन का कारण धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। धार्मिक सहिष्णुता कहने का मतलब कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे। यहाँ पर सिख जनजाति भी रहते थे, सिख लोग रहते थे। तो इन्होंने अपने ईसाई धर्म को केवल वरीयता दिया, सभी धर्म को समान भाव से नहीं देख पाए या देखें, इसीलिए सभी धर्म के लोग इनसे रुष्ट थे और इनके पतन होने का कारण यही बना। इनका पतन हो गया इसी के कारण। उसके बाद दूसरा नंबर बात आई कि दूसरी नंबर बात यहाँ पर हम बता दें आपको
कि अल्बुकर्क के अयोग्य अधिकारी, अल्बुकर्क के साथ अल्बुकर्क जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का, उनके अधिकारी जो थे अयोग्य थे। योग्य अधिकारी की भर्ती वह नहीं कर पाए, ये भी पतन का एक कारण बना। उसके बाद डच और अंग्रेजी शासन का विरोध, उन्होंने डच और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। अंग्रेजी शक्ति और डच शक्ति यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने लगे थे। उसके बाद जब प्रभाव यहाँ पर आकर के वह जमाने लगे तो इनका, पुर्तगालियों का जो प्रभाव था कहीं न कहीं कम होता दिखने लगा। और जब कम होता दिखने लगा तो इनका कारण यही हुआ कि वह पतन की ओर अग्रसर हो गए। वह अपने आप जो है यहाँ से भारत से व्यापारिक माध्यम जो उनका था वह खत्म होने लगा। और चौथी बात इसमें आई कि बर्बरतापूर्वक समुद्री लूटमार की नीति उन्होंने अपना लिया। समुद्र में लूटमार करने लगे और जो यात्री, जितने भी यात्री समुद्री मार्ग, हिंद महासागर हो, अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, जाते थे तो उनको वे लोग लूटने लगे। टैक्स लेने के बजाय वे लूटने लगे। नीले पानी की नीति लागू किए, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किए, तो टैक्स तो देता ही था, लेकिन उसके बाद भी बर्बरतापूर्वक लूट मार मचाने लगे। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से जो यूरोपीय यात्री थे जो लूट मार समुद्री मार्गों पर या समुद्र में मचा रहे थे, तो उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। उसके बाद 5 नंबर में है कि स्पेन द्वारा पुर्तगाली का स्वतंत्रता का हनन। यह स्वतंत्र जो पहले कर दिया था स्पेन, उसके बाद वह फिर अपने अधीन में ले लिया था या लेने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस भी यह कारण माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस, समुद्री लूट मार की नीति, स्पेन द्वारा पुर्तगालियों की स्वतंत्रता का हनन, जो स्वतंत्र कर दिया था उसका हनन करने लगा कि नहीं यह मेरा ही था, मेरा उपनिवेश बन करके रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने लगा। आगे आपको हम बता दें कि उसके बाद वह चुपके व्यापार भी जो घातक सिद्ध हुआ, वह चुपके व्यापार करने लगे, वह भी इनके लिए घातक सिद्ध हुआ। चुपके व्यापार भी करने लगे, चुपके वो घातक सिद्ध हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि ब्राज़ील का पता लग गया, है ना। उसके बाद जब ब्राज़ील का पता लग गया तो एक संधि शर्तों के अनुसार अंग्रेज़ लोग कहे कि आप पश्चिम की ओर जाइए, अपना उपनिवेश बनाइए, हम पूर्व की ओर अपना उपनिवेश बनाएंगे, आप हमें इधर छोड़ दीजिए। तो यह इनकी शक्ति कम हो गई थी, इसलिए यह मान भी गए उस समय तक, और फिर वह ब्राज़ील की ओर प्रस्थान कर गए और ब्राज़ील को ही अपना उपनिवेश बना लिया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से यूरोपीय यात्री ब्राज़ील के उपनिवेश बनाए थे। सबसे पहले तो वह थे पुर्तगाली। वह कौन थे? पुर्तगाली उपनिवेश बना। वह पश्चिम की ओर, जो इनके यूरोप से पश्चिम की ओर
ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील, वो आप जानते ही हैं। उसके बाद कंपनी से प्रतिद्वंदिता। कंपनी का सामान जो है, कंपनी का सामान, यहाँ पर अंग्रेज भी आ गए, डच भी आ गए और पुर्तगाली भी थे। दोनों में प्रतिद्वंदिता चलने लगा कि किसका सामान सबसे अच्छा है, कौन अंग्रेज या पुर्तगाली या डच अपना सामान अच्छा बना रहे हैं, या पुर्तगाली अच्छा बना रहे हैं या अंग्रेज अच्छा बना रहे हैं। यह प्रतिद्वंदिता चलने लगा इन लोगों में, और उसमें वे पिछड़ गए। पिछड़ने का कारण हुआ क्या कि इनका पतन होते चला गया। इनको व्यापार में दिन प्रतिदिन घाटा लगते गया और इनका पतन होते गया। अब आगे आपको हम बता दें कि डच और अंग्रेज के आने से, अगला पॉइंट है इसमें कि डच और अंग्रेज कंपनी के आने से उनका प्रभाव खत्म होता चला गया और हिंद महासागर में अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गया। हिंद महासागरों में जो उनका अधिकांश भाग था वो उनके हाथों से निकल गया और वह अपने पतन की ओर अग्रसर हो गए। पुर्तगाली की बात अगर कहें तो पुर्तगाली द्वारा हारा गया बहुत सारा क्षेत्र है, उसमें निम्नलिखित क्षेत्र है पुर्तगाली द्वारा हारा गया। उन पर हम गौर करेंगे कि पुर्तगाली कौन कौन से क्षेत्र हारे। पुर्तगालियों द्वारा हारा गया क्षेत्र नीचे दिया गया है। पहले वह जीते, उसके बाद वह हार गए। वह क्षेत्र था 1538 में अदन की खाड़ी जो तुर्की के हाथों में चला गया। तुर्की अदन की खाड़ी पर अपना अधिकार या अपना आधिपत्य जमा लिए। तुर्की, यह देखिएगा यहाँ पर, तुर्की अपना अदन की खाड़ी में अधिपत्य। 1602 में बेरे पर आक्रमण, डच कंपनी जो थे उनके बेरे पर आक्रमण कर दिए। उसके बाद 1641 में मलक्का दुर्ग डच के हाथों में चला गया। उसके बाद 1628 में हरमुज जो अंग्रेज के हाथों में चला गया, प्लस उसके साथ देने वाले जो थे वह अरबी थे। अरबवासी के सहयोग से अंग्रेज हरमुज पर अधिकार कर लिए। अंग्रेज जो है हरमुज पर अधिकार अरबवासी के सहयोग से कर लिए 1628 में। 1739 में सालकेट जो बम्बई के बगल में पड़ता है और पश्चिम भी बम्बई के बगल में पड़ता है, वह द्वीप जो है सालसेट जो द्वीप जो बम्बई के बगल में है, 1739 में उनके हाथों से चला गया। उसके बाद 1632 में हुबली पर शाहजहां ने अपना अधिकार जमा लिया। कारण उसका लूटमार और धार्मिक परिवर्तन। उनका कारण क्या था कि वो लूटमार कर रहा था, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर रहा था। 1661 में, याद रखिएगा 1661 में, 1661 तक गोवा और दमन दीव उनके अधीन रह गया। उनका शासन 1661 तक ही गोवा और दमन द्वीप पर रह पाया, लेकिन 1961 तक जो है इनका उपनिवेश बन करके रहा गोवा दमन द्वीप 1961 तक। अब आगे आपको हम बता दें कि अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है कि हिंद महासागर और दक्षिणी तट, देखिएगा कि हिंद महासागर और दक्षिणी तट का प्रमुख कारण जो था, एशियाई जहाज की तुलना में पुर्तगाली नौसेना का अधिकार
अधिक कुशल होना। पुर्तगाली नौसेना, ये जो आप अभी हम आपको बता रहे हैं कि हिंद महासागर में और दक्षिणी तट पर इनका अधिकार कैसे जमा, वो तो पतन हो गया। और ये अधिकार जमाए थे तो कैसे जमाए थे, इनका क्या कारण था, इनके पास क्या कुशल क्षमता थी, इसके एवज में वह हिंद महासागर में अपना आधिपत्य जमा पाए थे। इनके बारे में अभी हम जानेंगे कि एशियाई जहाज की तुलना में एशिया में सबसे पहले तो यहाँ अंग्रेज आए नहीं थे। अंग्रेज के आने से पहले यहाँ एशिया में जो जहाज़ें चलती थी उनके तुलना में पुर्तगाली नौसैनिक जहाज अधिक कुशल था। नौसैनिक जहाज जो था अधिक कुशल था। सामाजिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण स्थापित किया और महत्वपूर्ण बस्तियों तथा स्थानीय लोगों का सहयोग भी उनको मिला। दृष्टिकोण इनका जो था सामाजिक और व्यापारिक दृष्टिकोण, समाज में जो व्यापार करने का दृष्टिकोण था वह बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से वह व्यापार करते थे। अपना बस्ती भी विस्तारित किए और स्थानीय लोग उनको सहयोग भी किए। ये बाहर का आदमी है, बाहर के व्यक्ति है, बाहर से आए व्यापारी हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए, यह भारतीय लोग करते गए और पुर्तगाली शक्ति का जो है एक प्रकार का बढ़ोतरी होते रहा। और उसके बाद पूरे हिंद महासागर, दक्षिणी तट, उसके बाद बंगाल की खाड़ी वगैरह सब में इनका आधिपत्य हो गया। आधिपत्य होने के बाद उन्होंने एक कर भी लगाया, कर लगाया और टैक्स भी वसूलते थे नीले पानी की नीति के तहत। आपको पहले हम बता चुके, नीले पानी की नीति तो आप जान गए होंगे। उसके बाद एक था एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। कार्ज, एक पॉइंट आता है कार्ज अल्मेडा काफिला। यह काफिला था, कार्ज मतलब होता है परमिट, कार्ज मतलब परमिट होता है। अल्मेडा काफिला जो परमिट जारी करने वाली एक काफिला थी जो सुरक्षा देता था, समुद्र में जो लूटपाट होती थी उससे सुरक्षा देता था। जो एक काफिला थी परमिट देने वाली, वह सुरक्षा, जैसे समुद्र में जो मतलब लूटपाट होता था उसके एवज में यह सुरक्षा करती थी और उसके बाद वह कर लेती थी सुरक्षा कर। कार्ज मतलब आपको हम बता दें कि कार्ज मतलब होता है परमिट। अब आगे आपको हम बता दें कि अकबर ऐसा व्यक्ति था जो निःशुल्क कार्ज देता था, मतलब कि उसको परमिट निःशुल्क मिला हुआ था अकबर को। और ये पुर्तगाली को हम एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है समुद्र स्वामी के नाम से पुर्तगालियों को जाना जाता था। समुद्र के स्वामी जो थे वह पुर्तगाली ही माने जाते थे उस समय 16वीं शताब्दी में। 1595 तक उनका समुद्र पर एकाधिकार बना रहा। 1595 तक उस समुद्र पर उनका एकाधिकार बना रहा। उसके बाद आपको हम बता दें कि 1542 में, यहाँ पर देखिएगा कि 1542 में अल्फांसो डिसूजा एक गवर्नर आया, उनके साथ में संत आए, संत जेवियर, जेसुआई संत थे। ये जगह जो है पुर्तगाल में ही पड़ता है। वो आए, वो मालाबार के तट पर जितने भी मछुआरे थे और कन्याकुमारी और एडम ब्रिज के मध्य रहने वाले जितने भी मछुआरे वगैरह थे, जितने भी व्यक्ति थे, उनमें से अधिकतर व्यक्ति को उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवाया, ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा दिया, जितने भी मछुआरे थे। आप देखे होइएगा कि केरल वगैरह में ज़्यादातर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। अब आगे हम बता दें कि गोवा की बात करें तो गोवा 1560 तक ईसाई धर्म का, 1560 में गोवा जो है आपको बता दें, 1560 में गोवा ईसाई धर्म का न्यायालय
की स्थापना हुई। 1560 में ईसाई धर्म का न्यायालय की स्थापना हुई गोवा में। उसके बाद आपको हम बता दें कि यहाँ से पुर्तगाली लोग ले जाते थे तो क्या ले जाते थे। एक बात हुई काली मिर्च, मालाबार और कोक्कन तट से ले जाते थे। सर्वाधिक काली मिर्च यहीं से ले जाते थे और ये सब जो है मालाबार तट से ले जाते थे। अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी और नील, यह मालाबार तट से ले जाते थे। कोक्कन तट से नहीं, मालाबार तट से। कोक्कन और मालाबार तट से दोनों से ले जाते थे काली मिर्च। सर्वाधिक काली मिर्च यहाँ से ले जाते थे। आपको अगर आगे बता दें तो भारत में गोथिक स्थापत्य कला का, भारत में देखिएगा ये वीवीआई पॉइंट है कि गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के समय में ही हुआ था। गोथिक पुर्तगालियों की एक वास्तुकला की शैली है जिसमें मूर्ति निर्माण हुआ करता था। पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था मूर्ति निर्माण। उसके बाद उनके आने से हमारे देश में तंबाकू की खेती होने लगी। उनके आने से हमारे देश में तंबाकू की खेती होने लगी। जहाज का निर्माण होने लगा अच्छे ढंग से। आप जानते हैं कि एशियाई जहाज जो थी पुर्तगाली जहाज से वाकई में कमज़ोर था। तब जाकर के पुर्तगाली लोग समुद्र में अपना आधिपत्य जमा पाए थे और यहाँ भारतीय लोग रह करके भी अपना आधिपत्य जमा नहीं पाए थे। इनके एवज में कहीं कम इनका प्रभाव, एशियाई लोगों का प्रभाव था और पुर्तगाली का कहीं ज़्यादा था। ये जहाज के मामले में या नौसेना के मामले में। तो जहाज निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह सीखें। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया इन्हीं के समय में। अब एक बात आपको बता दें कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित की गई। वीवीआई पॉइंट है, इसको आप भली भांति देख लीजिएगा। फिर आपको हम एक पॉइंट से रूबरू करा देते हैं। ये वीवीआई पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब यह जो है मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आगे आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त जो हैं उनका ज्ञानवर्धन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डील कर सकें। इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में फिर से लाऊंगा। आपको हम एक बात और बता दें कि ये यूरोप है, अफ्रीका है, इसी रास्ते से आते थे। यह भारत है, देखिएगा भारत, ये हिंद महासागर में अपना आधिपत्य जमाए थे। ये पूरे क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। ये पूरे क्षेत्र श्रीलंका वगैरह। मलक्का द्वीप यहाँ पड़ता है। अदन की खाड़ी इधर है, अरब खाड़ी से इधर। उसके बाद सालसेट यहाँ है। ये सब क्षेत्र है। हुबली जो पश्चिम बंगाल में पड़ती थी, गोवा जो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर है। ये सब क्षेत्र जो है पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जो भी त्रुटि हुई होगी उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। और कोई भी टॉपिक जो भी समझ नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइए हमको।